पिछले वीडियो में हमने भारतीय संघवाद की प्रकृति के बारे में पढ़ा। आज हम भारतीय संघ व्यवस्था में केंद्र और राज्य अर्थात संघ और राज्य के बीच में किस प्रकार से संबंधों का निर्धारण होता है के बारे में पढ़ेंगे। भारत में संघवाद सहयोगी एवं एकात्मक संघवाद का मिला जुला रूप है। आज़ादी के पश्चात ही दोनों ही रूप आपको देखने को मिल सकते हैं। केंद्र व राज्यों की सरकारों के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंधों की स्थापना करने वाली संघ प्रणाली को सहयोगी संघवाद की संज्ञा दी जाती है। इस व्यवस्था में संघीय सरकारें शक्तिशाली तो होती हैं, किंतु राज्य सरकारें भी अपने क्षेत्र में कमज़ोर नहीं होती। साथ ही दोनों ही सरकारों के एक दूसरे पर निर्भरता इस व्यवस्था का महत्वपूर्ण लक्षण होता है। संघवाद का बुनियादी तत्व शक्ति का विभाजन है, अर्थात केंद्र और राज्य के बीच संवैधानिक तरीके से किस प्रकार से शक्ति का विभाजन किया गया है। यथार्थ में संघ व्यवस्था, जिसका आधार परस्पर सामंजस्यपूर्ण हिस्सेदारी की भावना है, को तनावों का संस्थाकरण करने वाली व्यवस्था भी कहा जा सकता है। अमेरिका के संविधान के विपरीत, जिसमें केवल केंद्र सरकार की शक्तियों का स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है और अवशेष शक्तियां अर्थात अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को दी गई हैं, भारत के संविधान में केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण में की एक से अधिक निश्चित सुस्पष्ट योजना बनाई गई है। भारत में केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची बनाई गई है और अवशिष्ट सूची शक्तियाँ केंद्र के पास रखी गई हैं। भारतीय संघवाद के आधार पर संघ तथा राज्यों के संबंधों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। केंद्र तथा राज्यों के विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। विधायी संबंधों के बारे में हम लोग प्रकाश डालना चाहेंगे तो संघ व राज्यों के विधायी संबंध का संचालन उन 3 सूचियों के आधार पर होता है जिन्हें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का नाम दिया गया। इन सूचियों को 7वीं अनुसूची में रखा गया है। संघीय सूची राष्ट्र के महत्व के 97 विषय 97 इस सूची के में रखे गए हैं और इन सभी विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार संघीय संसद को है। इनमें महत्वपूर्ण विषय हैं रक्षा, युद्ध, विदेशी मामले, डाक, तार, बैंक इत्यादि। दूसरी है राज्य सूची, जिसमें क्षेत्रीय महत्व के लगभग 66 विषय इसमें रखे गए, परंतु 42वें संविधान संशोधन से 4 विषय शिक्षा, वन, जंगली जानवर, पशु पक्षियों की रक्षा तथा नापतोल राज्य सूची से समवर्ती सूची में कर दिए गए। इसमें राज्य सूची में जो महत्वपूर्ण विषय आते हैं जैसे पुलिस है, न्याय है, जेल है, सड़कें हैं, स्थानीय प्रशासन स्वशासन है इत्यादि। तीसरी जो सूची है वो है समवर्ती सूची, जिसमें लगभग 47 विषय रखे गए हैं। विवाह विच्छेद, औद्योगिक विवाद, आर्थिक और सामाजिक योजना। इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, ये 3 अनुसूचियाँ बनाई गई हैं। इन सूचियों के माध्यम से केंद्र और राज्यों के मध्य विषयों का बंटवारा किया गया है और इन विषयों पर कानून बनाने की शक्तियाँ केंद्र और राज्य को दी गई हैं। अवशिष्ट जो शक्तियाँ हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, USA, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया में अवशिष्ट जो शक्तियाँ हैं, कानून निर्माण का अधिकार, इनमें कानून निर्माण का अधिकार इकाइयों को प्रदान किया गया अर्थात राज्यों को प्रदान किया है। लेकिन भारत में भारतीय संघ ने कनाडा के संघ की तरह अवशिष्ट शक्तियाँ, अवशेष शक्तियाँ के संबंध में कानून निर्माण की शक्ति संसद को प्रदान की गई है, संघीय संसद को दी गई है अर्थात केंद्र को दी गई है। राज्य सूची के विषयों पर संसद की व्यवस्थापन की शक्ति संसद द्वारा कुछ विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत राष्ट्रीय हित तथा राष्ट्रीय एकता हेतु राज्य सूची के विषयों पर भी कानून निर्माण किया जा सकता है। संसद को इस प्रकार की शक्ति प्रदान करने वाले संविधान के प्रमुख प्रावधान
कुछ हैं कि जिनके आधार पर संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। जैसे राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है और पूरे राज्य के अलावा पूरे देश के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो उस पर कानून संसद बना सकती है। राज्यों के विधानमंडलों द्वारा इच्छा प्रकट की है। आर्टिकल 252 में लिखा हुआ है कि अगर राज्यों के विधानमंडल ये कहते हैं कि साहब फलां विषय पर हमारे लिए कानून बनाओ, तो केंद्र उस विषय पर कानून बना सकता है। संकटकालीन घोषणा आर्टिकल 250, विदेशी राज्यों से हुई संधियों का पालन हेतु आर्टिकल 253, राज्य की संवैधानिक व्यवस्था भंग होने पर आर्टिकल 356 और आर्टिकल 304 अर्थात 304 ख के अनुसार कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जिनके राज्य विधानमंडल में प्रस्तावित किए जाने के पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। आर्टिकल 31 राज्य सूची के कुछ विषयों पर राज्यों की व्यवस्थापिकाओं द्वारा पारित विधेयक उस दशा में अमान्य होंगे यदि उन्हें राष्ट्रपति के विचारार्थ रोक रखा हो और उन पर राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त न कर ली गई हो। आर्टिकल 200 के अंतर्गत राज्यपाल किसी भी विधेयक के बारे में अपनी सहमति देने से इनकार कर सकता है और उसे राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख सकता है। राष्ट्रपति के बिना कोई कारण बताए विधेयक को अस्वीकृत कर सकता है। इस प्रकार से ये कुछ शक्तियाँ केंद्र को दी गई हैं जिनके तहत वो राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकते हैं। भारतीय संघ में केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंध क्या हैं? संघात्मक शासन की सबसे कठिन समस्या संघ तथा राज्यों के प्रशासनिक ढांचे या शक्तियों का समायोजन करना है। आर्टिकल 73 में केंद्र की प्रशासनिक शक्ति उन विषयों तक सीमित है जिन पर संसद को विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त है। इसी प्रकार आर्टिकल 162 162 राज्यों की प्रशासनिक शक्तियाँ उन विषयों तक सीमित हैं जिन पर राज्य विधानसभाओं को कानून बनाने का अधिकार है। अर्थात संसद और राज्य की विधानसभाएं जहाँ जहाँ तक कानून बना सकती हैं जिन विषयों पर, तो उन राज्य और केंद्र की शक्तियाँ वहीं तक सीमित हैं। राज्यों के ऊपर संघीय नियंत्रण की विधियाँ, राज्य के ऊपर क्या क्या है, राज्यों का जो दायित्व है उसके आधार पर आर्टिकल 257 के तहत हर राज्य यह कर्तव्य है कि वह संसद के कानूनों को अमल में लाने के लिए हर संभव उपाय काम में लाए। राज्यों का यह दायित्व भी है कि वह केंद्रीय प्रशासन में कोई बाधा उत्पन्न न होने दे। दूसरा है केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश दे सकती हैं। केंद्र राज्यों की सरकारों को एजेंट के रूप में रख सकती हैं। सरकारी कृत्यों, अभिलेखों और न्यायिक कार्रवाई की पूरी मान्यता दी जाएगी। 2 या 2 से अधिक राज्यों में बहने वाले जलाशयों, नदियों का बंटवारा, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना, अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना और राज्यपाल, ये ऐसी चीज़ें हैं जो राज्यों के ऊपर संघीय नियंत्रण के लिए राज्यों को मजबूर करती हैं। संकटकालीन शक्तियों के प्रवर्तन काल में केंद्रीय शासन को राज्यों पर ही सभी प्रकार के प्रशासनिक नियंत्रण प्राप्त हो जाते हैं। इसी कारण नॉर्मन डी पामर ने भी अपनी पुस्तक द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में भारतीय संघ व्यवस्था को प्रशासकीय संघ कहकर पुकारा है। इसका लेटेस्ट उदाहरण हम देखते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर में राष्ट्रपति शासन था और गवर्नर की रिपोर्ट के आधार पर जम्मू कश्मीर को भारत में पूरी तरह विलय कर दिया गया और उसको 3 भागों में बांट दिया गया। अर्थात केंद्र के पास अल्टीमेटली सारी शक्तियां हैं। इसी प्रकार से हम केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंधों पर बात करें तो कर निर्धारण और उसको वितरण की जो शक्ति है वो केंद्र के पास है। किसको सहायता और अनुदान दिया जाना है वो केंद्र निश्चित करता है। ऋण लेना और देना, कर विमुक्ति, नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा नियंत्रण करना और वित्तीय संकट की स्थिति में सारी स्थितियां अपने वित्तीय पावर्स अपने हाथ। आर्टिकल 280 जिसके तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है और राज्य की वित्तीय शक्तियों को भी केंद्र अपने पास में रख सकता है। संकट काल की स्थिति में भी केंद्र अपने पास रख सकता है। आर्टिकल 360। इस प्रकार से मैं ये कहूँ कि केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध हैं भारत में, वो संबंध काफ़ी स्पष्ट हैं
केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है। राज्य सूची के विषयों पर राज्य अपने कानून बनाना, उनको लागू करने का दायित्व है। केंद्र सूची पर कानून बनाने का और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का दायित्व प्रमुखतः केंद्र का है, और समवर्ती सूची पर राज्य भी बना सकता है। लेकिन मैं मानता हूँ विवाद की स्थिति में संपूर्ण व्यवस्था केंद्र के पास आ जाती है, चाहे वो प्रशासनिक मामला हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे वह अन्य प्रकार के मामले हों। अतः हमारे यहाँ पर सहयोगी संघात्मक व्यवस्था होते हुए भी एकात्मक व्यवस्था